हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की अज की क्लास च। अपना नैक्सट क्वेश्चन है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थर्ड यूनिट विच। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट आप किवें डिफाइन करांगे। अपन नूं पता है कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप देखी सी कि उन्होंने कहते लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने एफ एस मैक्सिमम लिखते हैं। अप्लाइड फोर्स है तो कोई बॉडी है जिन्होंने आप खिंच रहे हैं एफ फोर्स लगा के, तो आर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वेट एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है किसी चीज़ का। सो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेगा। तो आ जी अप्लाइड फोर्स है ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिन्होंने लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे इनके बराबर होती है। ठीक है, तो करके आप लिखा द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। तो आप लिखांगे एफ एस मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू आर लिख लिया। फिर आप इन लिखांगे एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आर। ठीक है, सो आ जो कांस्टेंट है इनू कहते हैं म्यू एस इनू कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, वेयर म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। So it is called coefficient of static friction. ठीक है, so mu s is called coefficient of static friction। हुण देखो इत्थे mu s की वैल्यू की बन गई अपने कोल एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो एफ एस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। फर्दर आप भी लिख सकते हैं। देखो एफ एस मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स के बराबर है तो वेट एम जी के बराबर है, जिस तरह मर्जी तुम इनू लिख सकते जे डिवाइड बाय एम जी, क्योंकि आर जो एम जी के बराबर होएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लिफ्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो इत्थे देखो क्योंकि जी फोर्स है एम जी भी फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई, इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, सो म्यू एस नू स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आप कहांगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हुण नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिफाइन करने लिए भी इस तरह ही देखो जिवें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सी उस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, हाँ जी देखो जिहड़ा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन है। सो आप कहेंगे एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। ठीक है, सो म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के कितने बराबर हो जाएगा देखो थे एफ के डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो आर इक्वल टू एम जी भी है तो आप इस तरह लिख सकते हैं एफ के डिवाइड बाय एम जी। अभी फोर्स है अभी फोर्स है, सो फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, सो म्यू के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड इट इज जस्ट अ नंबर। ओके, हम देखो इहदे नाल दा न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इफ 2 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ 2 kg विद कांस्टेंट स्पीड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। जी की वैल्यू 10 आप लै सकते हैं 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। हुण देखो 2 न्यूटन दी है फोर्स जी चाहिए है इस बॉडी को मूव कराने लिए। सो जिन्नी फोर्स चाहिए मतलब इन्ना ही आपू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सो आप लिख देंगे एफ के इज इक्वल टू 2 न्यूटन तो फोर्स जी है बॉडी का मास जोड़ा है वो 2 kg है। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू 2 kg तो एम जी जोड़ा है हो जाएगा 2 गुणा 10 बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, तो आपको पता है म्यू के की वैल्यू जी है वो अपने को एफ के बटा एम जी है। सो करके एफ के डिवाइड बाय एम जी लिख देंगे। एफ के की वैल्यू 2 है न्यूटन्स दे विच, वो 20 बन गया न्यूटन्स विच, कट के अपने कोल की आ जाएगा
म्यू के इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, सो न्यूटन न्यूटन खत्म हो जाएगा, 2/20 जोड़ा वो 0.1 के बराबर आ जाएगा। हाँ जी, देखो नैक्सट क्वेश्चन अपना आ गया डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ब्लॉक ਨੂੰ मूव कराने ਲਈ दूसरे सरफेस ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ मूव ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਚ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो लग रही होंगी है। ठीक है, वो इस डायरेक्शन च लग रही है, अप्लाइड फोर्स आप एफ इस पासे अप्लाई की है। ठीक है, हुण देखो इनका वेट एम जी डाउनवर्ड कर रहा, नॉर्मल डायरेक्शन वेट में बैलेंस कर रहा है। हुण देखो जिहड़ा आ ते इनका रिजल्टेंट है आर डैश, एक है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आर डैश, ते आर डैश अते आर दे विच जिहड़ा एंगल है थीटा, इनू एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इहदी डेफिनेशन की बन जाएगी, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू मतलब रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। So the angle between normal reaction and the resultant of limiting force of friction and normal reaction, which is r dash, is called angle of friction। ठीक है, so मतलब normal reaction अते normal reaction अते limiting force of friction दा जिहड़ा वैल्यू है उन्हां विचला जिहड़ा रिजल्टेंट बनदा है r dash अते r दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है ये थीटा है। ये थीटा नूं की कह रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब इनका ते इनका रिजल्टेंट आ गया, इनदे विच ते इनदे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है वो अपने कोल की है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हुण देखो आपां इत्थों की लिख सकते हैं, इत्थे देखो आ अपने कोल एफ एस मैक्सिमम है, जे आ है तो आ भी उन्ना ही होएगा। हुण थीटे का टेंजेंट वैल्यू देखो दा आ वैल्यू बटा आ वैल्यू, आ अपने कोल नॉर्मल रिएक्शन आर है तो आ एफ एस मैक्सिमम जितना है उन्ना ही आ है। सो आप लिखांगे टैन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम ओवर आर। ठीक है, ये आर वैल्यू आ गई। हुण देखो ये आप ऑलरेडी कर चुके हाँ कि लास्ट आर्टिकल च आप किया सीगा एफ एस ओवर आर एक के बराबर सीगा म्यू के दे। ठीक है ना, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपू लिखा सीगा एन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, ये म्यू एस के बराबर है, so this is also equal to म्यू एस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो अपने को की वैल्यू आ जाएगी, इतने आप चलो यार लिख देते हैं बट एफ एस मैक्सिमम ओवर आर इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है, ये म्यू एस के बराबर है, देयरफॉर tan theta is equal to mu s। So tangent to the angle of friction is equal to coefficient of static friction। ठीक है, so tangent to the angle of friction is equal to the coefficient of static friction। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। और देखो एंगल ऑफ रिपोज लिए आप एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन होता है जो इस तरह सरफेस ओरिजेंटल है, ये इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड ये एंगल अल्फा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है,
ਸੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਬਲੌਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਇੰਕਲਾइंड plane with the horizontal such that a block lying on the inclined plane is just at the verge of moving down। ठीक है, हाँ जी देखो आ ब्लॉक जिहड़ा है ये जो स्लाइड करन दे वर्ज ते होएगा, मतलब जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, उस टाइम इक्विलिब्रियम च कदों होएगा जो इहदे ते नेट लग रही फोर्स जिहड़ी है वो जीरो होएगी। नेट लग रही फोर्स इहदे च देखो की है, देखो ये जे आ एंगल अल्फा है, आपां की इहनूं इस लैवल तो इस लैवल ते लै गए आपां। सो जिन्ना ही एंगल खुलेगा उन्ना ही ब्लॉक जिहड़ा है ऊपर हो गया। सो ये एंगल उन्ना ही बन जाएगा इहदे नाल, हॉरिजॉन्टल दे नाल। ठीक है, आ वर्टिकल दे नाल एंगल बन गया, आ हॉरिजॉन्टल नाल जिन्ना अल्फा बनेगा उन्ना ही वर्टिकल नाल आ एंगल बन जाएगा। आ दोनों एंगल सेम होंगे अल्फा। जे इहनूं आपां थल्ले लै जंदे आ ते आ भी इहदे नाल आके जुड़ जाएगी। ठीक है, सो तां करके दोनों एंगल्स अल्फा होंगे। हुण ये अल्फा जिहड़ा है ये वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ वर्क, एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड द कंपोनेंट एम जी कोज अल्फा इधर एक्ट करेगा, जिहड़ा कि नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा इहदे बराबर होएगा। सो एम जी कोज अल्फा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब क्योंकि इस एंगल ते पिया इधर नहीं पिया। ठीक है, इस एंगल ते तां करके इनू इहदा ऑपोजिट, सो इनू आ बैलेंस करेगा। ठीक है, एम जी कोज अल्फा, एम जी साइन अल्फा इनू डाउनवर्ड लैके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो एम जी साइन अल्फा नू रोकदी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते ए आ जे इक्वल ने, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इंक्लाइंड दिस ब्लॉक इज जीरो विच इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन। अभी देखो इन्हों आप लिखा गए, सो जी फोर्स जीरो कदों है, इफ एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। एफ की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो आर नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा एम जी कोज अल्फा दे नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस पे नॉर्मल 90 डिग्री से होंगे हमेशा ने, जो सरफेस पे भी पिया होंगे तां करके नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो इन्होंने आप डिवाइड करिए तो एफ बाय आर की हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय एम जी कोज अल्फा। ठीक है, एम जी साइन अल्फा और एम जी कोज अल्फा एक ही बन जाएगा एफ बाय आर इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, एम जी कटा जाएगा, साइन अल्फा डिवाइड बाय कोज अल्फा, ये टेन अल्फा बन गया। सो फर्दर जिहड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा है ये म्यू एस के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, सो बट एफ बाय आर इज इक्वल टू म्यू एस, सो देयरफॉर tan alpha is equal to mu s। so tan of the angle of repose, ठीक है, so tangent of the angle of repose is equal to coefficient of static friction। ठीक है, so ये अपने को आ गया tangent of angle of repose is equal to coefficient of static friction। हुण आपां रिलेशन करांगे, देखो रिलेशन करांगे बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, हुण अपने को देखो आप लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। On the relation between angle of friction and angle of repose आप करन लई देखो we know that tan theta is equal to mu s, where theta is the angle of friction
ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप करके हटे हैं थीटा, सो टैन थीटा म्यू एस के बराबर है। उन्हें आप टैन अल्फा भी आल्सो टैन अल्फा भी म्यू एस के बराबर लिखा है म्यू एस। सो देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा और थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सो बोथ एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इक्वल। ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन ते जदों आ एंगल ऑफ रिपोज तो वध जाता है, आप ऑन करके हटे एंगल ऑफ रिपोज तो जो एंगल वध जाता है तो ये चीज़ डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती, स्लाइड करना शुरू कर देती है विद एन एक्सेलरेशन। ठीक है। हुण देखो इस ब्लॉक का मास m है, इनका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्योंकि एंगल थीटा है, आ भी एंगल थीटा हो जाएगा। इधरले पासे इनका कंपोनेंट mg कोस थीटा लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा तो इनके 90 डिग्री ते इधर क्योंकि इस कंपोनेंट के 90 डिग्री ते इधरों लंघ के mg साइन थीटा जिहड़ा इनू हैल्प करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम करके स्लाइडिंग करन ते विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है। सो इहदे ते आपां ये सारे जिहड़े देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ी इस पासे एक्ट कर रही है अलॉन्ग OP तो mg साइन थीटा इन तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये स्लाइड डाउन करेगी। ठीक है। सो mg साइन थीटा ओवरकम करके एक्सेलरेशन a देगा। ठीक है। सो कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन OP व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया। ठीक है। आप लाइन का थीटा इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। ये मूव करने लग पेगा थले नूं, ये मान लो एक्सेलरेशन है हुण अलग अलग फोर्सेस जिहड़ियां लग रही ने आप लिखता वेट mg डाउनवर्ड। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एक्टिंग नॉर्मल टू द, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग इत्थे आप लिखांगे नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन च लगता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजिज द मोशन एक्टिंग अलोंग OP। ठीक है ना, मोशन को अपोज करता है तो इट इज़ एक्टिंग अलोंग OP वाले पासे लग रहा है। देखो OP वाले पासे लग रहा है। सो रिजोल्व mg जिहड़ा है ये दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कंपोनेंट का इस डायरेक्शन एक कहते 90 डिग्री ते। ठीक है। सो थीटा एंगल जिधर बन रहा उधर कोस कंपोनेंट होता है तो 90 डिग्री ते साइन कंपोनेंट होएगा। सो mg कोस थीटा बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन से इक्वल एंड ओपोजिट हो जाएंगे तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है। सो mg कोस थीटा इज इक्वल एंड ओपोजिट टू r। सो आप लिखांगे mg कोस थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है। हुण mg साइन थीटा बीइंग ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो स्लाइड डाउन कराएगा विद एन एक्सेलरेशन a। सो आप लिखांगे mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग होगा। ठीक है, नेट फोर्स F। ठीक है। सो आप लिखांगे mg साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma। सो नेट फोर्स F जी है ये ma के बराबर हो जाएगी क्योंकि मास होंदा m है तो a एक्सेलरेशन पर मूव कर रहा है। ठीक है। सो अपने कोल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आ गई, हाँ जी, इतों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस F डिवाइड बाय m। ओके, आ वैल्यू आ गई। और देखो जी F है इनकी वैल्यू आप लिखांगे। हम देखो जो F है F बाय R म्यू के के बराबर हो गया क्योंकि स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, म्यू के बराबर हो गया। सो F की वैल्यू की हो जाएगी
आप लिख देंगे बट एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू के और एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर की वैल्यू आप लिखी है एम जी कोस थीटा। तो एफ इज इक्वल टू म्यू के एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप पुट कर देने हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू की बन जाएगी म्यू के एम जी कोस थीटा डिवाइड बाय एम हो जाएगा। ए की वैल्यू एम कॉमन कट के कट देंगे आप, एम कॉमन निकल गया, इतने आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा डिवाइड बाय एम सी, एम कैंसल आउट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अपने को आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। So this is the expression for the acceleration. Okay. हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज अ नैसेसरी ईवल जस्टिफाई। नैसेसरी ईवल का मतलब होता है वो चीज़ जिन्हों आप छड़ भी नहीं सकते पर अपने नुकसान भी करती है। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज नैसेसरी ईवल मीन्स दैट इट हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो पहले आप डिसएडवांटेजेस की गल करते हैं। डिसएडवांटेजेस की देखो इनके। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज है अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। आप देखा कि जो कोई मशीन चलती है तो उसके पार्ट्स के हीट जी है प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी एनर्जी हीट की फॉर्म च वेस्ट हो जाती जो पार्ट्स रगड़ते आपस वो फ्रिक्शन करके होंगे। ठीक है ना, फ्रिक्शन करके रगड़न करके एनर्जी जी है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, गर्मी। सो नैक्सट है द फ्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। सो व्हीकल्स की जी मैक्सिमम स्पीड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो वध नहीं हो पाती एक पर्टिकुलर वैल्यू तो। थर्ड पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन रिड्यूसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। एफिशिएंसी की होंगी है कोई देखो जिन्नी इनपुट आप देने किसी मशीन को उन्नी आउटपुट च मिले तो आप कहते एफिशिएंसी 100% है। पर क्योंकि मशीनां जो चलदियां ने इहदे च वीयर टीयर होंदी है, इहदे पार्ट्स दे हीटिंग इफेक्ट होंदा है। सो इहदे पार्ट्स जिहड़े फ्रिक्शन करके मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारियां गल्लां करके एफिशिएंसी मशीन की जिहड़ी है वो घट जाती है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अ लॉट ऑफ वीयर एंड टीयर हैपन्स इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है ना, लॉट ऑफ वीयर एंड टीयर भी मतलब टुट भज होंदी है मशीनों के पार्ट्स के फ्रिक्शन करके। तो कई बार तो मशीनरी के पार्ट डैमेज भी हो जाते हैं इन्नी ज़्यादा फ्रिक्शन करके हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सो पार्ट्स ऑफ द मशीन गेट डैमेज ड्यू टू फ्रिक्शन क्योंकि हीट जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। सो ये सीगे डिसएडवांटेजेस। आप हम करांगे एडवांटेजेस की गल। हाँ जी देखो एडवांटेजेस की ने। एडवांटेज सब तो पहला एडवांटेज है कि आप तुरते हैं जमीन पर, जो आप तुरते हैं तो अपने पैरों ते फर्श के फ्रिक्शन लगता है जिंदे करके आप स्किड नहीं करते, आप टिकते नहीं, आप ईजीली चल पाने ग्राउंड के उत्ते। ठीक है ना, आप पैन नाल लिख रहे हैं। ठीक है, पैन नाल लिख रहे हैं। सो पैन की टिप ते पेपर दे विच फ्रिक्शन हुंदा है जिंदे करके पैन पेपर उत्ते लिख पाता है। ताई आप जिहड़े थिंदे पेपर उत्ते नहीं लिख पाते। ठीक है ना, जिद्द थोड़ा जिहा भी तेल लगा हो या ग्लेज्ड पेपर जिन्होंने कहते हैं उहदे ते लिखिया नहीं जा सकता इस करके क्योंकि वो फ्रिक्शन बड़ा घट जाता उन्हां च। So friction between the tires of the vehicle and the road enables the vehicle to stop when brakes are applied। आप जो ब्रेक लगाने तो व्हीकल जो स्किड नहीं करता इस करके नहीं करता क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन है टायर से सड़क के। सो बैल्ट आप देखिए कई मशीनों के बैल्ट मूव कर दी होंगी रिम के उत्ते, वो बैल्ट में कोई सपोर्ट नहीं होंगी पर लगातार मूव करती वो भी फ्रिक्शन करके ही है। ठीक है, सो ये सारिया गल्लां करके आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज़ अ नैसेसरी ईवल। थैंक यू।